आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी दर्शकों और किसान भाई बहनों का हम करते हैं स्वागत। आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, हमेशा की भांति आपके लिए हम लेकर आए हैं रोचक और उपयोगी जानकारियां। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम में सम्मिलित विषयों से सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे खबरें खेती की, और उसके बाद जानकारी रहेगी बीजों की तैयारी के बारे में। हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ करना है, कैसे कर सकते हैं आप अपने बीजों का उत्पादन स्वयं, और हमेशा की भांति आपको दिखाएंगे मंडी भाव की जानकारी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं देश और दुनिया में खेतीबाड़ी के लिए, किसानों के लिए और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा रहा है। आइए देखें खबरें खेती की। चीनी निर्यात में होगी 10% की नरमी। आम के राजा हापुस पर मौसम की मार। केले की खेती पर बीमारी का संकट। नवंबर से मार्च के दौरान खाद्य तेल आयात 6% गिरा। नमस्कार, आज के कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। अब कृषि समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा चीनी निर्यात के लिए प्रोत्साहन की दरें घोषित करने में देरी से इस साल देश का चीनी निर्यात 2 लाख टन घटने का अनुमान जताया जा रहा है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक चीनी निर्यात के लिए प्रोत्साहन की घोषणा मार्च के आखिरी सप्ताह में की जानी थी, लेकिन अन्य कार्यों की व्यवस्था की वजह से सरकार ने अभी तक अप्रैल के लिए प्रोत्साहन की घोषणा नहीं की है। प्रोत्साहन दरों की घोषणा में देरी से पहले से अनुबंधित चीनी के निर्यात पर बुरा असर पड़ रहा है। चालू पेराई सीजन की पहली छमाही में भारत की चीनी मिलें 14.5 लाख टन कच्ची और रिफाइंड चीनी का निर्यात कर चुकी हैं। इसमें से करीब 3.5 लाख टन चीनी का निर्यात अकेले मार्च में ही किया गया है, जिस पर सरकारी प्रोत्साहन मिल सकेगा। अप्रैल मार्च के बीच भी 3.5 से 4 लाख टन कच्ची और रिफाइंड चीनी के निर्यात की संभावना है। निर्यात प्रोत्साहन की घोषणा में आगे और देरी होने से भारत इस साल 20 लाख टन के निर्यात के लक्ष्य से दूर रह सकता है। मौसम के बदलते मिजाज से फलों के राजा आम के बादशाह कहे जाने वाले हापुस को बचाने की कोशिश किसानों को महंगी पड़ रही है। फसलों को बचाने के लिए दवाओं व कीटनाशकों का छिड़काव हापुस के निर्यात पर भारी पड़ रहा है। बेमौसमी बारिश और अचानक मौसम बदलने से आम का राजा हापुस पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए किसानों ने जमकर दवाओं का छिड़काव किया था और यही उनकी मुसीबत बन गया। अधिक दवाओं के इस्तेमाल की बात कहकर यूरोपीय देश हापुस लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसके कारण उत्पादकों को इस बार सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। विदेश में माल ना जाने की वजह से घरेलू मंडियों में हापुस की आवक बढ़ रही है, जिससे कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। महज 15 दिन पहले 1500 से 2000 रुपए दर्जन बिकने वाला हापुस इस समय 600 से 700 रुपए दर्जन पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने केले की घातक बीमारी फ्यूजेरियम विल्ट को लेकर भारत को चेतावनी दी है। इस बीमारी से लैटिन अमेरिकी देशों के भी प्रभावित होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने केले की घातक बीमारी फ्यूजेरियम विल्ट को लेकर भारत को आगाह किया है कि यह बीमारी केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इस बीमारी के वायरस का मानव में संचारित होने का भय नहीं है। देश में केले का उत्पादन पहले ही 2012-13 में 5 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। केला एक सामान्य फल है जो पोषक तत्वों से भरपूर है और भारत में लगभग हर आदमी की पहुंच में है। इस बीमारी से केले के उत्पादन और निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बीमारी से केले के पत्ते व तना पीला पड़ जाता है, जिससे फसल का फुटाव कम होता है। इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका इसे फैलने से रोकना है। वनस्पति तेल का आयात नवंबर से मार्च तक 6% गिरकर 43 लाख टन रह गया है, जो पिछले साल की अवधि में 46 लाख टन था।
एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर से मार्च के दौरान खाद्य तेल का आयात 6% गिरकर 43 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की इस अवधि में 46 लाख टन था। तेल वर्ष के शुरुआती महीने नवंबर और दिसंबर में आयात में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उसके बाद आयात कम हो गया और अब खबर यह है कि पाइपलाइन स्टॉक के कम होने से आयात थम सकता है। मार्च के वनस्पति तेल का आयात पिछले साल के इसी महीने के आयात 8,35,424 टन की तुलना में 6% कम रहा है। कृषि में मौसम की भूमिका न हो तो कृषि संभव ही नहीं है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान है कि जम्मू कश्मीर व हिमाचल के पहाड़ी भागों में हल्के बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। पंजाब हरियाणा में हल्के बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अब लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के दामों की जानकारी। जिंसों के दामों की जानकारी ही किसानों के लिए लाभ का सौदा हो सकती है। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। धान नगरम आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम 1,300 रुपए और अधिकतम 1,345 रुपए। मेघराज गुजरात की मंडी में धान के भाव 1,100 रुपए से लेकर 1,450 रुपए। बस्ती उत्तर प्रदेश की मंडी में धान 1,300 रुपए से लेकर 1,350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। चावल कछार असम की मंडी में 2,400 रुपए से लेकर 2,800 रुपए। गिरिडीह झारखंड में चावल 2,300 रुपए से लेकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। रायगंज पश्चिम बंगाल में चावल 2,800 रुपए से लेकर 2,900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। गेहूं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की मंडी में 2,100 रुपए से लेकर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। थानेसर हरियाणा में गेहूं के भाव कुल मिलाकर 1,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहे। सरसों तेल पुरुलिया पश्चिम बंगाल की मंडी में कुल मिलाकर 9,333 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के भावों पर। केला पलाक्कड़ केरल की मंडी में 3,000 रुपए से लेकर 3,500 रुपए। जलगांव महाराष्ट्र में केले के भाव 400 रुपए से लेकर 600 रुपए। वहीं पारलाखे मुंडी ओडिशा में केले के भाव 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। अंगूर जगरांव पंजाब की मंडी में 4,600 रुपए से लेकर 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में अंगूर 3,800 रुपए से लेकर 4,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। लौकी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की मंडी में 1,300 रुपए से लेकर 1,400 रुपए। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में लौकी 600 रुपए से लेकर 800 रुपए। धुरी पंजाब की मंडी में लौकी 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। बीरभूम पश्चिम बंगाल की मंडी में आलू 1,150 रुपए से लेकर 1,260 रुपए। लालगंज उत्तर प्रदेश की मंडी में आलू 1,250 रुपए से लेकर 1,300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। खेती के खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर हमारे किसान भाई बहन निर्भर करते हैं और उनमें एक अहम मुद्दा है अच्छे बीजों का। अगर आपके पास होंगे अच्छे बीज तो फसल के उत्पादन की संभावना काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छे बीज कैसे तैयार करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे इनका सफल उत्पादन करें, इन सभी बातों की जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्रीय राज्य फार्म संस्थान के विशेषज्ञ और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी श्री प्रताप सिंह भाटी जी। आइए देखें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय राज्य फार्म निगम किसानों के लिए बीज उत्पादन करता है, उत्तम किस्म के बीज तैयार करता है और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए समय समय पर उसकी देखभाल होती है। इस समय कटाई का काम चल रहा है, उसका प्रबंधन किस तरह का किया जा रहा है, आइए आपको ले चलते हैं भारतीय राज्य फार्म निगम हिसार हरियाणा में। हमारे साथ हैं रमेश चंद्र यादव जी, जो कृषि अधिकारी हैं हिसार में फार्म पे। यादव जी, इस समय कटाई का प्रबंधन चल रहा है, बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आप किस तरह का प्रबंधन करते हैं? हमारा निगम लगभग 9 लाख कुंटल बीज का उत्पादन कर रहा है। उसमें करीब 5 प्रकार के बीज की प्रजातियां हैं। ब्रीडर है, फाउंडेशन है, सर्टिफाइड है और टेस्ट स्टॉक से सीडों का भी उत्पादन करता है। इस समय फार्म की फसल पकी अवस्था में है। यहाँ पर फसलों की कटाई, गहाई, मड़ाई का कार्य साथ साथ चल रहा है। फसलों की कटाई का मुख्य पर्पज जब फसल पकने की अवस्था में या पूर्व पक जाती है उस समय कटाई की जाती है। उस समय फसल की नमी 18 से 20% पर होती है। उसके बाद फसल को फील्ड के अंदर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में फसल की थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग करते समय बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखा जाता है। जो थ्रेसर हम यूज कर रहे हैं या जिस थ्रेसर का हम प्रयोग कर रहे हैं वह थ्रेसर किसी दूसरी प्रजाति से तो नहीं आया है। यदि किसी दूसरी प्रजाति से आया है तो पहले उसका हम मिक्सचर या मिश्रण लेते हैं और उसको अलग रखते हैं। इसके बाद हम उसका थ्रेसिंग कार्य करते हैं। उस समय मुख्य ध्यान दिया जाता है फसल में कहीं हमारा दाना टूट तो नहीं रहा है। यदि टूट रहा है तो उसको कम किया जाए या हमारा जो कोई टूटा हुआ दाना भूसा के अंदर जा रहा है तो उससे कैसे बचा जाए। फसल को सावधानी पूर्वक थ्रेश किया जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से विनोइंग सेंटरों पर भेजा जाता है। जो ट्रैक्टर हम यूज कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली या जो भी कन्वेंस यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से साफ़ शुद्ध होना चाहिए। उसमें दूसरी प्रजाति का कोई बीज ना हो जिससे कि उसमें मिश्रण हो। और जहाँ पर हम बीज का विनोइंग सेंटर पर डाला जा रहा है वह बीज पूरी तरह से नीचे फर्श उसका साफ़ सुथरा होना चाहिए जिससे किसी दूसरी प्रजाति के दाने वहाँ पर भी उपस्थित ना हो, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का कंटेमिनेशन हो। उसके बाद फसल को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फसल की सफाई की जाती है जिससे कि उसके अंदर जो भी इनर्ट मैटर है, कचरा है, पत्तियाँ हैं, बेले जो कुछ है वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद उस सीड को बोरियों के अंदर भर के उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं जिससे कि दूसरी प्रजाति का बीज किसी प्रजाति के साथ मिक्स ना हो जाए। उसके ऊपर वैरायटी, लॉट संख्या, उसका मॉइस्चर, सारी चीज़ लिखी जाती हैं। यादव जी, ये तो रहा थ्रेसर से जो आप निकाल रहे हैं, सरसों की निकासी हो रही है, लेकिन सीधा खेत से भी जो बड़ी मशीन है उनसे भी बीज तैयार निकालते हैं, कटाई गहाई काम होता है, तो उसमें किस तरह की सावधानी बरती जाती है? फसल जब पूरी पक जाती है, जब उसमें 10 या 12% के आसपास नमी रहती है, उस समय हम मशीन से कम्बाइन मशीन से थ्रेश करते हैं। तो मशीन से थ्रेश करते समय हमको पूर्ण सावधानी रहती है कि जो उसके अंदर जो बैंकर है या जो मशीन है वो साफ़ सुथरी किसी दूसरी प्रजाति से आई है तो पहले उसको साफ़ किया जाता है जिससे एक सीड में किसी प्रकार का मिक्सचर ना हो। और उसके बाद में फसल की कटाई की जाती है और जो बैंकर भर जाता है उसको हम ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक के माध्यम से विनोइंग सेंटर पर ले जाते हैं। वह भी ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें किसी दूसरी प्रजाति का कोई बीज नहीं होना चाहिए जिससे बीज की गुणवत्ता खराब हो। सीड सर्टिफिकेट संस्थाओं के सुपरविजन के आधार पर ही हमारे तकनीकी हम सब लोग तकनीकी विधियों को अपनाते हुए पूर्ण करते हैं जिससे कि उसका समय समय पर लॉगिंग, इंस्पेक्शन पूरी प्रक्रिया की जाती है। जो भी सीड आता है वो सीड सर्टिफिकेशन के मापदंडों के अनुसार ही होता है। उनके अनुसार एक अनुमानित उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है जो कि अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शित करते हैं। उसी अनुमानित उत्पादन के आधार पर हम बीज
तैयार करते हैं। यादव जी, इसमें कोई दो रानी है, भारतीय राज्य फार्म निगम बीज की गुणवत्ता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया, यादव जी ने किस तरह बीज का प्रबंधन करते हैं, किस तरह गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई भी जो वैज्ञानिक की सलाह पर बीज उत्पादन करते हैं, ऐसे ही किसान हैं शमशेर सिंह संधू। आपको ले चलते हैं सिरसा के मठदादू गांव में। संधू जी, आपका स्वागत है। और इस समय हमारी रबी की जो फसल है, जो बीज के लिए आप उत्पादन करते हैं, तैयार है। जी। और शुरू से लेकर अब तक बहुत काफ़ी प्रक्रिया करनी पड़ती हैं किसान भाइयों को। और इस समय चूँकि महत्वपूर्ण है, इस समय बीज निकालने की बात आ रही है, कटाई प्रबंधन की बात है, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे खासकर किसान भाइयों को जो बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं? भट्टी जी, बीज पैदा करना और फसल पैदा करने में काफ़ी अंतर है। जब हम बीज पैदा करने की बात करते हैं तो जो पहले हम जो बीज लेके आते हैं, ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लेके आते हैं। फिर वो देखते हैं कि कौन सी किस्म की ज़्यादा मांग रहेगी और कौन सी नई किस्म है और जो हर बात से हमारे एरिया के लिए फ़िट रहे, पहले वो ही देखते हैं। जैसे मैंने इस साल गेहूं की 6-7 नई किस्में लगा रखी हैं, जिसमें HAU द्वारा विकसित 2012 में विकसित की गई है WH 1105। ये बहुत ही अच्छी किस्म है। ये मतलब अर्ली में भी बहुत अच्छी है और पछेत में भी बहुत अच्छी है। मैंने ये आप देख ही रहे हो, इसको शुरू नवंबर में मिल गया और शुरू दिसंबर में मिल गया है। जो शुरू नवंबर में फसल लगाई है वो बिल्कुल पक कर तैयार है, और जो बाद में दिसंबर में लगाई है वो अभी कुछ हफ्ता भर लेगी। इसके सिवाय मेरे पास एक GWH 1124 किस्म है जो HAU द्वारा 2013 में विकसित की है। इसकी ये विशेषता है कि ये अगर हम दिसंबर एंड में भी लगाएं तो इसकी बहुत अच्छी पैदावार आ जाती है। 50-52 मन तक भी इसकी पैदावार आ जाती है। और एक IARI पूसा की नई किस्म है जी HD 3086, वो भी मैंने कुछ एरिया लगा रखा है। इसके सिवाय एक HD CSW 18 किस्म है जी, वो भी पूसा की है, वो मैंने लगा रखी है, वो भी बहुत अच्छी है। उसकी पैदावार बताते हैं कि 80 मन तक भी उसकी पैदावार आ सकती है, अगर सारे जैसे इस बार मौसम ठीक रहा है फसलों के लिए, अगर ऐसा मौसम रहे तो बहुत अच्छी पैदावार दे सकती है। और मैंने 2 किस्में DBW करनाल की लगा रखी हैं जी, DBW 39 और DBW 88, वो भी दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं। तो संधू जी, इस समय चूंकि फसल बिल्कुल पककर तैयार हो रही है और होने जा रही है, और इस समय कटाई की व्यवस्था आ रही है, तो ऐसे में जो बीज के लिए किसान भाई ने बीज लगा रखा है, तो क्या क्या सावधानी बरतें जिससे कि बीज उनका उसी गुणवत्ता का रहे? भाटी जी, इसका तो हमने 2-3 बार खेत का पूरे सर्वे करके जो ऑफ टाइप पौधे या कोई गेहूं में बारले का पौधा या कोई ऊंचा नीचा पौधा, वो हमने पहले तो जब ये फसल हरी थी तब भी बाल पे आई थी, उस समय भी जो ऑफ टाइप पौधे थे वो निकाल दिए थे। अब दूसरी बार अब लास्ट स्टेज पे भी निकाल रहे हैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे किसी दूसरी फसल की या दूसरी वैरायटी की। तो ये बातें पूरी ध्यान में रखनी पड़ती है। संधू जी, जब आप कटाई करते हैं तो उस समय क्या क्या ध्यान रखेंगे जिस समय इस समय कटाई की स्टेज है? भाटी जी, कटाई जैसे ही हम पहले एक वैरायटी को कटाई शुरू करते हैं, अगर कोई ज़्यादा एरिया है किसी किस्म का तो वो कंबाइन से कर लेते हैं। कंबाइन हम अपने मतलब फसल में अंदर दाखिल करने से पहले पूरी तरह उसकी 2-3 बार पूरी सफाई करते हैं ताकि उसका जो पहले उसने खेत काटा उसका कोई दाना ना बचे। उसके सिवाय भी हम थोड़ा बहुत एक आध चक्कर लगा के निकाल देते हैं और बाद में बीज रखना शुरू कर देते हैं। और जो किस्में एरिया ही कम है, जैसे किसी का कनाल 2 कनाल 4 कनाल, तो वो हम अब दाती से कटवा के उसके बाद उसके बंडल बना के रख देते हैं। हफ्ता भर सूखने के बाद जब वो पूरा दाना सूख जाता है तो थ्रेशर पूरा साफ़ करके एक किस्म निकालते हैं। उसके बाद जब दूसरी किस्म निकालने लगते हैं तो उससे पहले उसको पूरा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद भी उसमें से थोड़ा बहुत खाने के लिए निकाल लेते हैं ताकि दूसरी मतलब वैरायटी का कोई एक भी दाना आने की गुंजाइश ना रहे।
संधू जी, आप तो कई वर्षों से लगातार बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। आखिर में हमारे जो और किसान भाई हैं जो 1 साल 2 साल 4 साल से बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि बीज उत्पादन में वो भी एक माहिर बन सकें, वो भी एक प्रगतिशील किसान बन सकें? भाटी जी, मेरी उन किसान भाइयों को सजेशन है कि जैसे उन्होंने अपनी मतलब फसल नई कोई वैरायटी लगाने से पहले पूरी तरह से थ्रेशर साफ़ कर लें, पूरी तरह से कंबाइन साफ़ कर लें। कोई दूसरी वैरायटी निकालने लगते हैं तो वो तब भी थ्रेशर या कंबाइन साफ़ कर लें। और जैसे हम ट्रॉली में डाल रहे हैं गेहूँ, वो पहले हमने दूसरी किस्म डाल के लेके गए हैं तो उसको भी पूरी ट्रॉली को भी एक भी दाना उसमें अगर एक सिंगल दाना रह गया तो इसका मतलब एक पूरा पौधा बन जाएगा और उसमें से फिर कितना बीज उसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब हम घर ले जाके रखते हैं तो इस बात का भी हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वैरायटी हमने कहाँ रखी है और उस पे बोरी पे नाम उसका किस्म का या उस कमरे में जहाँ हमने वो रखनी है पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए ताकि एक वैरायटी दूसरी में मिक्सअप ना हो पाए। संधू जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बात तो छोटी छोटी है लेकिन बड़े काम किए हैं और हमारे जो किसान भाई खासकर जो बीज का उत्पादन का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इस समय हमारी रबी सीजन की जो फसलें हैं वो पककर तैयार हो गई हैं, जिसका कटाई गाई का काम चालू है, पूरे जोर शोर से है। लेकिन जो थ्रेसर है उस पर भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं, किस तरह थ्रेसर पर सावधानी रखें, कौन कौन सी सावधानी है। हमारे साथ हैं भारतीय राज्य फार्म निगम के हिसार के सहायक अभियंता श्री प्रियम भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, जो थ्रेसर पर काम कर रहे हैं लोग या थ्रेसर के चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, साथी का, स्वयं का और मशीन का। थ्रेशर को खेत में ले जाने से पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जैसे हमें थ्रेशर आज लगाना है तो आज ही हमें गैराज से थ्रेशर नहीं निकालना चाहिए। हमें पहले ही 2-3 दिन पहले उसको मिस्त्री के पास ले जाकर उसकी ग्रीसिंग वगैरह, बेयरिंग के जितने पॉइंट हैं उसकी ग्रीसिंग होनी चाहिए। फास्ट मूविंग आइटम्स वगैरह उसके नट बोल्ट कसे होने चाहिए। और जैसे जो पतनाला होता है जहाँ पर हम फीड डालते हैं वो 1 हाथ की लंबाई से दूर होना चाहिए, जिससे किसी किसान भाई का या लेबर का उसमें हाथ ना जाए, कोई एक्सीडेंट का खतरा ना हो। इसके साथ ही हमें जैसे फास्ट मूविंग आइटम बेल्ट, फैन बेल्ट वगैरह है उसका कवर हमें लगवा लेना चाहिए, जिसमें किसी का कपड़ा फंस के या कुछ अनहोनी घटना ना हो पाए। सबसे पहले जब थ्रेशर हम खेत में लेकर जाएं तो ये ध्यान रखें कि थ्रेशर हमेशा एक समतल ज़मीन पर लगाया जाए, लेवल ज़मीन होनी चाहिए। उसके बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो सीधी अलाइनमेंट में रहे ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से, और जो क्रॉस है जो प्रोपेलर शाफ्ट है बिल्कुल अलाइनमेंट में रहे थ्रेशर की। इसके साथ ही एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम थ्रेशर लगाएं तो हम इस तरीके से लगाएं कि जो हवा का रुख है उससे जो भूसा या कोई भी गंदगी है वो लेबरों के ऊपर ना आए, इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो अपना हमेशा हवा के हिसाब से थ्रेशर की डायरेक्शन सेट करनी चाहिए किसान भाइयों को। साथ ही साथ इन चीज़ों जो लेबर है उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो ढीले कपड़े नहीं पहने, क्योंकि फास्ट मूविंग पार्ट्स के पास अगर ढीले कपड़े आते हैं तो उसमें लिपट कर एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। तीसरा, जो लेबर है वो चुस्त रहे, ऐसा ना हो कि वो थका हुआ हो या वो सुबह शाम लगा हुआ हो, क्योंकि इस केस में कई बार मशीन में हाथ भी जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, जो हमारा सीड है उसका जो मॉइस्चर है वो एक बार दांत से काट कर देख लेना चाहिए कि उसमें नमी प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा नमी वाला सीड उसमें जाएगा तो उसमें आग लगने का खतरा हो सकता है थ्रेशिंग में चोक होने के बाद। और एक और चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी हो जाती है थ्रेशिंग में कि जो मशीन की RPM है वो इस हिसाब से सेट की जाए कि ना तो सीड टूटे और ना अनथ्रेश होकर हवा के साथ भूसे के साथ निकल जाए, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भारद्वाज जी, हमारे किसान चूँकि रात दिन काम आता है और एक 10-15 दिन के लिए बहुत ज़ोर शोर से चलता है, तो कई बार दिन में भी वही काम कर रहे हैं, रात में भी वही काम कर रहे हैं, तो किस तरह एक चक्र बनाना चाहिए? अक्सर खलियान में किसान और लेबर एक साथ काम करते हैं, हमें इनमें ऐसा कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए कि जो दिन की लेबर है वो रात में ना आए और जो रात की लेबर है वो दिन में ना आए, तो इससे चुस्ती बनी रहती है काम में और एक्सीडेंट का खतरा भी टल जाता है। साथ ही साथ इस बात का और ध्यान रखना चाहिए, खासकर लेडीज़ को जो वहाँ पर थ्रेशर के आसपास ऑपरेशन में लगी हैं, कि उनके बाल खुले ना हो और ढीले कपड़े ना पहने, इससे भी एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब हमारा थ्रेशर चल रहा है ट्रैक्टर के पीछे लगकर, तो उसके आसपास बच्चे या कोई और जिससे वो गियर वगैरह ना हिला दें, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चों को दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए, जैसे कोई लेबर या किसान भाई अपने खेत में काम पर जुटा है तो उसको लगातार 1-2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, बीच बीच में उसको आराम भी करना चाहिए,
जिससे कि कार्य में कार्य दक्षता बनी रहती है और चुस्ती भी रहती है। और साथ साथ इस बात का और ध्यान रखना चाहिए, कोई भी किसान भाई या लेबर जब थ्रेशिंग चल रही हो तो नशा करके ना आए, क्योंकि नशे की सूरत में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और साथ ही साथ बीड़ी, सिगरेट या हुक्का खेत से दूर रखना चाहिए, इससे आग लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा हम थ्रेशर किस जगह हम खेत में लगा रहे हैं, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहाँ पर हम थ्रेशर लगाएं उसके आसपास बिजली की तारें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ हवा के चलते उन तारों में स्पार्किंग होकर आग लगने का खतरा हो सकता है। भरद्वाज जी, आपने छोटी छोटी बात बताई है, लेकिन बहुत काम की बात है और हमारे किसान भाई भी इन सब बातों को अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने जो उत्पादन किया है उसका भरपूर सही तरीके से घर पे ले जाएंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। और इसी के साथ ही आशा करते हैं कि तरह तरह की जानकारियों से रचा बसा हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।